नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT मैथ्स से संबंधित पहला मॉडल पेपर। उसमें अपने गणित के 65 क्वेश्चन हो गए थे अब, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, बिना टाइम खराब किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। और ए बाईं ओर है बी के। जो ए है वो कहाँ पर है? बी के बाईं ओर बैठा है। और जो ए है वो दाईं ओर है सी के। जो ए है वो कहाँ है? दाईं ओर है। तो पहला लाइन बना लेते हैं कि अपने पास एक बेंच है इस प्रकार से, और इस पर 5 मित्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं 5 मित्र बैठा देता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे इधर साइड से। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि ए जो है, ए हमने ले लिया बीच में, मान लो कहीं भी। ए के बाईं ओर बी है। बाईं ओर मतलब बी है, यानी कि इधर साइड में। किधर साइड में? इधर साइड में कहीं भी कोई है बी। ठीक है, और बी के दाईं ओर में कौन है? बी के दाईं ओर सी है, ये रहा। ए बाईं ओर है किसके? देखो बी के। ए जो है बी के बाईं ओर है, सही है। ये हो गया बायां। क्या हो गया? बी का बायां। और ये हो जाएगा बी का दायां। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी के ये तो हो गया ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। ये सी का दायां कौन सा है? इधर साइड में, सही है ना? इस प्रकार से अब आप पहली लाइन को मिला सकते हैं। देखो ए बाईं ओर है बी के, हमने इसको हटाया यहाँ पर। और अब देखो बी के बाईं ओर में कौन है? ए है, सही है। लेकिन दाईं ओर है सी के। सी के दाईं ओर में कौन है? ए की बात। तो पहली लाइन यहाँ पर हो गई अपनी समाप्त। अब दूसरी लाइन में चलते हैं। डी। डी मान लो हमने यहाँ पर ले लिया बीच में कहीं। डी बी के दाईं ओर है। देखो ये बी के दाईं ओर में बना है सीधा अपना, ये बन गया साहब। बी के दाईं ओर में कौन है? डी है। लेकिन ई के बाईं ओर में है, ई बना दो यहाँ पर। तो ई के ये क्या हो जाएगा? बायां, इधर साइड में, सही है। लेफ्ट राइट ऐसे चल रहा है कॉम्बिनेशन इसका। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बेंच के छोरों यानी कि किनारों पर कौन कौन है। तो कौन कौन बैठ गया? अपने आप ही ऑटोमेटिक। देखो सी बैठ गया और ई बैठ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है अपना। बाकी और किसी में है नहीं, सी और ई। ठीक है, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। समन ने जोड़ दीजिए पीछे एक एक। अब देखिए अपना दूसरा सवाल है। पहले पे नीचे ही लिख दिया है मैंने, जिससे आपको एक साथ 2 सवाल मिल जाएं। अब श्याम पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। पहले नंबर पे क्या है कि श्याम पूर्व कहाँ चला है? पूर्व दिशा की ओर है कि पूर्व की ओर कर लो या पूर्व दिशा की ओर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसको कि वो पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये दिशाएं कैसे कैसे होती हैं। सबसे पहले ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, इस प्रकार से। ठीक है, अब सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है? देखो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। इस प्रकार से हम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर उसको चला देते हैं। ये चल गया सब। अब क्या कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर। अब वो इस प्रकार से जा रहा है तो उसकी बाईं ओर कहाँ होगी? ऊपर की तरफ, है ना? ऊपर की तरफ गया। कितने किलोमीटर चला वो? कितने किलोमीटर चला भाई? देखो 3 किलोमीटर चला। यहाँ से वो 3 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका दायां कहाँ होगा? इधर साइड में। ये इधर साइड में उसका दायां हो गया। ठीक है, अब कितने किलोमीटर चला? 4 किलोमीटर यहाँ चल दिया। यहाँ से वो 4 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि इसके बाद वह पीछे मुड़ा। अब वो इस तरफ जा रहा था, एकदम पीछे मुड़ गया। पीछे मुड़ते ही उसका मुंह किधर हो जाएगा? इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। तो कौन सी दिशा में आ गया उसका मुंह? पश्चिम दिशा में। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दोबारा से देखो क्या कह रहा है कि श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। पहले वो पूर्व दिशा में, देखो इधर साइड में चला 5 किलोमीटर। उसके लिए चलने के लिए जैसे इस दिशा में जा रहा है तो बायां ये है, दायां ये है उसके लिए, है ना? फिर वो बाईं ओर मुड़ा। अब मुड़ना तो उधर चाहिए था, लेकिन हम तो दिखाएंगे ऊपर, यानी उत्तर दिशा में मुड़ेगा। वो कहाँ मुड़ेगा? उत्तर दिशा में। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ चला? फिर वह बाईं ओर 3 किलोमीटर चला। देखो बाईं ओर 3 किलोमीटर चल लिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। कितने कहाँ मुड़ा? दाईं ओर, यानी कि फिर दोबारा
उत्तर से किस में मुड़ेगा, वो पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। और मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चला, इसके बाद वह पीछे मुड़ा, वापस मुड़ेगा तो उसका मुंह पहले जो पूरब की तरफ था वो किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। यही उत्तर है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा कि उनकी माता का भाई, यानी कि कपिल की माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। तो देखो यहाँ पर इसको करते हैं, ये शिल्पा है, ये कपिल के बारे में क्या कह रही है कि कपिल की जो माता है, माता का भाई हो गया मामा, सीधा सीधा। उनकी माता का भाई मामा हो गया कपिल का जो मामा है वो मेरे पुत्र आशीष का पिता है। इसका कोई पुत्र है आशीष, और आशीष का पिता कौन है, ये है। ठीक है, ये मामा का पुत्र कौन हो गया, आशीष, और आशीष का बाप कौन हो गया, ये। माता कौन हो गई, ये। तो क्या कह रहा है, कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। अब हमें बताना है कि कपिल का रिश्ता क्या है इससे। ये कौन हो सकता है भाई, ये कौन है, उनकी माता का भाई, यानी कि ये कपिल का कौन है, मामा है। कपिल का कौन, ये मामा का कौन लगेगा, भांजा या भतीजा, मामा का लगेगा। ये कौन है, इसकी मामी होनी चाहिए हिसाब से, तो ये मामा है, तो ये मामी हो गई शिल्पा शेट्टी। ठीक है, अब मामी ये है, तो मामी और इन दोनों का क्या रिश्ता होगा, सीधी सी बात है, भांजा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भतीजी तो होगी नहीं, ये गलत है, चाची मौसी का कोई रिश्ता लेने नहीं है, साली का कोई है नहीं, तो केवल भतीजा या भांजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृतियों में हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध को भली भांति, ठीक है, दर्शाती है। ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध है जो हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच में भली भांति संबंध को दर्शाता है। तो देखो यहाँ पर अपने पास ये जानवर हैं, ठीक है। अब जानवरों में हाथी भी होते हैं, भेड़िया भी होते हैं, तो ऐसा संबंध बनेगा इनके बीच में। ये जानवर हैं, जितने भी जानवर होते हैं पृथ्वी के अंदर, उसमें हाथी भी होते हैं, भेड़िया भी होते हैं और अन्य जानवर भी होते हैं। तो अपने पास दो दे रखे हैं, हाथी और भेड़िया, तो इस प्रकार का चित्र बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना 5वां क्वेश्चन है कि कथन इसमें क्या दे रखा है कि मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। ये एक समाचार की हेडलाइन है, ठीक है, कि क्या है कि मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। ठीक है, तो देखो इसकी पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा क्या बन रही है कि पहली है, ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं, ठीक है। नंबर 2, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है। देखो अब इस बात से यह तो निष्कर्ष निकल रहा है कि मंत्री जी कहाँ जा रहे हैं। देखो कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वे वायु मार्ग से, किस मार्ग से, वायु मार्ग से राजधानी चले गए। अब इस बात से ये बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, वायु संपर्क है। लेकिन ये पहले वाला, ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं, ये गलत है। ये इसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, ठीक है ना। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो पहला तो यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन ये क्या है, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है, ये भी गलत है। ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं हो सकती। ये हमने निष्कर्ष निकाला है इस चीज़ का। निष्कर्ष क्या है कि वे राजधानी कानपुर से कहाँ गए, राजधानी गए, और किसके माध्यम से गए हैं, वायु संपर्क के माध्यम से, यानी कि वहाँ पर क्या है, फ्लाइट की व्यवस्था है। लेकिन ये क्या है, इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं होती है। तो ये दोनों कथन कैसे हो गए, गलत हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यदि ना तो एक पूर्व धारणा, ना पूर्व धारणा सेकंड निहित हो, इन दोनों में से कोई सी भी इसमें निहित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला प्रश्न है 6ठे नंबर का। इसमें कथन और निष्कर्ष दो चीज़ दिए गए हैं। इसमें देखिए Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू बाई
और ग्रेटर देन इक्वल टू जी, उसके बाद कॉमा है, m बराबर g है और इज लेस देन इक्वल टू a है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है कि y इज ग्रेटर देन m और सेकंड में है y बराबर है m के, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है a सत्य है, दूसरा निष्कर्ष सत्य है, न तो एक और न ही दूसरा सत्य है, या तो एक और या दोनों सत्य है, मतलब इनमें से कोई सा भी एक सत्य होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो अपने पास देखिए कौन सा निकल के आएगा यहाँ पर। इसको पहले हम बनाते हैं z इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब g इन दोनों में है तो g लिख देते हैं। अब ये किसके बराबर उसमें आ रहा है, देखो g आएगा इस प्रकार से, इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। अब g के बराबर में है m भी है और a भी है, और हमें m लेना है तो m ले लिया हमने यहाँ तक। बस इतना सा बना के देख लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं a। तो अपने पास देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि y इज लेस देन m। सबसे पहला बन तो रहा है लेकिन स्पष्ट स्थिति नहीं है, ठीक है। स्पष्ट स्थिति नहीं बन रही, स्पष्ट स्थिति नहीं बन रही है यहाँ पर, ठीक है, नहीं पूरा है। अब दूसरा देखो y बराबर m भी ऐसे ही बन रहा है, तो यहाँ भी स्पष्ट नहीं है। दोनों कैसी हैं, स्पष्ट स्थिति नहीं है। तो अपने पास जो आंसर आएगा इसका, पहले वाले की भी स्पष्ट स्थिति नहीं है और दूसरे निष्कर्ष की भी स्पष्ट स्थिति नहीं है। तो अपने पास जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर इन दोनों में। तो इसके लिए देखो जो या तो वाला होता है ना, या तो, ठीक है ना, इस प्रकार से या तो या फिर या लिखा हुआ हो, तो उसके लिए दोनों स्थिति कैसी होनी चाहिए, असत्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, असत्य, यानी कि ये बन नहीं रहे हैं पहली बात तो, ठीक है। और व्यक्तिगत निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, इसके असत्य हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला था इसमें कि चिन्ह के दोनों ओर पद समान होने चाहिए। चिन्ह के दोनों ओर पद कैसे होने चाहिए, समान पद हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कौन सा ले सकते हैं कि या तो पहला बनेगा या दूसरा बनेगा, ठीक है, या तो पहला बनेगा या दूसरा बनेगा। ये अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। इसलिए निष्कर्ष 1 और 2 एक पूरक युग्म बनाते हैं। कैसा युग्म बनाते हैं, ये दोनों पूरक युग्म। निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष सेकंड कैसा बनाते हैं, पूरक युग्म बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, पूरक युग्म बनाते हैं, ठीक है। पूरक युग्म क्या है, ये इस प्रकार से स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। स्पष्ट नहीं है यहाँ पर स्थिति, स्पष्ट स्थिति नहीं बन रही, इस वजह से ये दोनों कथन कैसे हो गए, असत्य हो गए, है ना। और आप देख लीजिए इसको, ये असत्य है इसका आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला प्रश्न है तर्क और कारण से संबंधित। एक तर्क दिया गया है, एक कारण संबंधित, उसका कारण दिया गया है। हमें बताना है कि ए और आर यानी कि तर्क और उसका कारण सही है या नहीं, ठीक है। तो देश में वन आवरण धीरे धीरे घट गया है, ये बात सही है ना, घट ही तो रहा है। और मनुष्यों द्वारा अतिक्रमण वन विभाग की समस्याओं में से एक है, ये बात भी सही है। देखो मनुष्यों द्वारा जो अतिक्रमण किए जा रहे हैं वो वन विभाग की क्या है, समस्याओं में से एक है। हर चीज़ पे क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तो ये बात भी ठीक ही है यहाँ पर। तो देश में वनावरण धीरे धीरे घट गया है, ये बात सही है। और कारण है इसका कि मनुष्यों द्वारा अतिक्रमण वन विभाग की समस्याओं में से एक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और आर यानी कि तर्क और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही वर्णन है। यही अपना ऑप्शन है, इसको आगे पढ़ो ही मत, यही क्या है, सही है। वैसे और देख लेते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन सही वर्णन नहीं है। ये सही वर्णन है भाई, मनुष्य द्वारा अतिक्रमण वन विभाग की समस्याओं में से एक है। और वन विभाग की समस्या क्या है कि धीरे धीरे वनावरण धीरे धीरे क्या हो रहा है, देश में से घटता जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 82, 79, 71, क्वेश्चन मार्क 60, 57 और 49। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बतानी है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले है 82 और उसके बाद है 79। इनके बीच में अंतर देखते हैं कितने का है। तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, देखो भाई 82 और 3, मतलब 3 का अंतर है। 79 में अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 82 आ जाता है। उसके बाद 79 और 71 के बीच में कितने का अंतर है, 8 का।
और देखते हैं 71 के बाद है क्वेश्चन मार्क, इनके बीच में हमें पता नहीं कितने का है, और फिर क्वेश्चन मार्क है, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ अंतर होगा 60 का। ठीक है, अब 60 और 57 के बीच में देखते हैं, 60 और 57 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का, और 57 और 49 के बीच में कितने का अंतर है, तो ये है अपने पास 8 का। देखो शुरुआत में 3 और 8 आ रहे हैं, यहाँ भी 3 और 8 आ रहे हैं, तो यानी कि पहले 3 का अंतर है, उसके बाद 8 का अंतर है। तो यहाँ देखते हैं 3, अगर इसमें 3 का अंतर है और यहाँ पर 8 का अंतर है, सही है, तो 8 का अंतर कैसे आएगा, 3 का अंतर जब आएगा जब ये इससे छोटी संख्या आएगी, कोई 3 छोटी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 71 से 3 छोटी संख्या 68 है, और 68 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो 8 आ जाती है। ये अपनी सीरीज इस नंबर से कंप्लीट हो रही है इनमें से, तो 68 अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम हल कर सकते हैं, ये तो एक बार में ही हो गया वैसे के वैसे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अपने आज के अंतिम सवाल देखिए, ये पजल से संबंधित है। इसमें छोटे बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता होनी है, विभिन्न शहरों में विभिन्न महीनों जनवरी से लेकर जून में होती है। मतलब छोटे बच्चों की जो नृत्य प्रतियोगिता है वो विभिन्न शहरों में विभिन्न महीनों में जो जनवरी से लेकर जून में होती हैं। वे शहर कौन कौन से, दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। ठीक है, किंतु ज़रूरी नहीं कि सभी इसी क्रम में हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी इसी क्रम में हो। तो सबसे पहले इसमें पहला कथन देखिए, पटना में प्रतियोगिता न तो प्रारंभ में व न ही अंत में होनी है। ठीक है, दूसरा है पटना व कोलकाता में प्रतियोगिता होने के बीच 2 प्रतियोगिता और होनी है, इनके बीच में कोई और 2 प्रतियोगिता होनी है। चंडीगढ़ में प्रतियोगिता जून में होती है, चंडीगढ़ में कहाँ होनी है, जून में, और कोलकाता के तुरंत बाद चंडीगढ़ में और तुरंत पहले दिल्ली में प्रतियोगिता होनी है। तो देखो सर्वप्रथम किस शहर में प्रतियोगिता होनी है, सर्वप्रथम किस शहर में प्रतियोगिता होनी है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और तय नहीं कर सकते, और कोलकाता 10वां प्रश्न इसी का, कोलकाता में प्रतियोगिता किस माह में होनी है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर अपन एक इस प्रकार से चार्ट बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ शहरों के नाम आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे महीनों के नाम, जैसे जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद अप्रैल के बाद मई, और उसके बाद लास्ट में जून। उसके बाद पहला मान लो जो अपने पास पहला कौन सा दे रखा है, दिल्ली, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। उसके बाद पटना, पटना के बाद चंडीगढ़, उसके बाद चेन्नई। पर ये तो अभी बाद में जमाए जाएंगे, पहले इनको देख लेते हैं महीने के हिसाब से क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हमने इसमें जमा लिए हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या शब्द है कि पटना में प्रतियोगिता न तो प्रारंभ में और न अंत में होनी है। हम यहाँ पर मान लीजिए बीच में कहीं भी पटना ले लेते हैं इस प्रकार से, क्योंकि बीच में होगी, ना तो शुरू में हो रही है और ना अंत में कहीं भी हो रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि पटना व कोलकाता में प्रतियोगिता होने के बीच 2 प्रतियोगिता और होनी है। इनके बीच में कितनी प्रतियोगिता और होनी है, 2, पटना और कोलकाता के बीच में। यानी कि अगर पटना यहाँ है, 2 शहरों में होगी है इस हिसाब से, तो पटना अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ तो इसके बीच में 1 और 2 छोड़ के यहाँ पर कोई कोलकाता है। ठीक है, इस प्रकार से पटना में ना तो शुरू में है और ना लास्ट में है, और कोलकाता इन दो और प्रतियोगिता और होनी है, यानी कि 2 महीनों में और होनी है। ठीक है, तो वो भी लेना पड़ेगा हमें इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं, चंडीगढ़ में प्रतियोगिता जून में होती है, तो जून में किस में होगी, चंडीगढ़ में, यहाँ लिख लीजिए चंडीगढ़ इस प्रकार से। ठीक है, चंडीगढ़ में हो गई जून में। उसके बाद आपने पास क्या है, कोलकाता के तुरंत बाद चंडीगढ़ में, कोलकाता के तुरंत बाद, कोलकाता के तुरंत बाद किस में है, चंडीगढ़ में। ठीक है, और तुरंत पहले दिल्ली में होनी है। तो कोलकाता में कब है, ये अब हमें देखना पड़ेगा कोलकाता में कब है। तो चंडीगढ़ में तो हो गई जून में,
तो देखो कोलकाता के तुरंत बाद चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में तो हो गई जून में, और ये इससे पहले कौन है, मई, तो कोलकाता में कब होगी, मई में, कोलकाता में हो जाएगी मई में प्रतियोगिता, ठीक है। तो कोलकाता में प्रतियोगिता किस महीने में हुई, मई में। यहाँ से तो ये आ गया अपना 10वां क्वेश्चन का आंसर। और सर्वप्रथम किस शहर में प्रतियोगिता होनी है वो देखते हैं अभी। देखो पटना में प्रतियोगिता नहीं तो प्रारंभ में और न अंत में होती है, ठीक है। उसके बाद पटना, देखो कोलकाता के, अब इसमें दिल्ली आ गई है ना, दिल्ली कब होगी, देखो कोलकाता के तुरंत बाद चंडीगढ़ में, है ना, और तुरंत पहले दिल्ली में, उससे तुरंत पहले यानी कि जून में, मई में तो हो गई कोलकाता में, तो दिल्ली में कब होगी, अप्रैल में। यहाँ दिल्ली लिख लीजिए, दिल्ली में हो जाएगी अप्रैल में, ठीक है। ठीक है, तो सर्वप्रथम किस शहर में प्रतियोगिता होनी है, तो इनमें से तो मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। अब देखो पटना में प्रतियोगिता नहीं तो प्रारंभ में ना अंत में, ना तो शुरू में ही हो रही ना अंत में हो रही। पटना व कोलकाता में प्रतियोगिता होने के बीच में 2 और प्रतियोगिता होनी है, यानी कि कोलकाता में अगर मई में है तो इसमें फरवरी में होगी कहीं न कहीं, किस में, पटना में फरवरी में हुई, है ना, पटना में हो गई फरवरी में, और दिल्ली में हो गई अप्रैल में। उसके बाद चंडीगढ़ में तो जून में, सीधी सीधी। पटना व कोलकाता के बीच में, ये भी समझ में आ गया। अब इनमें से देख लो कि सर्वप्रथम किस शहर में प्रतियोगिता होनी है, तो सर्वप्रथम तो पटना में होनी है, लेकिन यहाँ तो पटना है ही नहीं, तो किस में आएगा इसमें आंसर, पटना के बाद हो रही है अप्रैल में, और अप्रैल के बाद देखो दिल्ली में अप्रैल में होगी, पटना में फरवरी में होगी, चंडीगढ़ में होगी जून में, और कोलकाता में हो गई मई में। तो इनमें सबसे पहले किस में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखिए आप इन सबको, मतलब बैक करके वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन, और हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो ये हमारा TGT की मैथ की तैयारी कर रहा हो, या फिर ये तो किसी के भी लिए हूँ, कोई सा भी तुम्हारा बैच होना चाहिए, उस सब के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे तुम हिंदी से हो, SS से हो, संस्कृत से हो, कुछ भी कोई सी सब्जेक्ट है आपकी, विज्ञान हो, वो इन सब में, ये तो रीजनिंग तो सब में ही काम आएगी। टॉप 10 क्वेश्चन थे, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।